नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं मधु की कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहाँ से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। ये बात सुनकर वो हैरान हो गई कि मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कि आज मुझे बचा लो, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। मेरी बहन को सब बात बताकर मैंने कहा कि वो मेरी मदद करे। पहले तो उसने मुझ पर गुस्सा किया और फिर मदद करने से इनकार कर दिया। मैं उसके कदमों में गिर गई और मदद की भीख मांगने लगी। आखिर में वो मान गई। तब मैंने उसे कहा कि इस चादर से अपना चेहरा ढककर युवराज के साथ चली जाए, फिर जैसे ही मेरी शादी होके बारात निकल जाएगी तो तुम वापस आ जाना। मैंने सोचा कि एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे भी मुझे शादी करके यहाँ से चले जाना था, इतनी दूर कि वो मेरे पीछे भी नहीं आ सकेगा और ना ही मुझे ढूंढ सकेगा। मेरी बहन को मेरे पर दया आ गई और उसने चादर पर सर पर ली और चेहरा छुपाकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने युवराज को कह दिया था कि वो भी घर की पिछली तरफ आ जाए। मेहमान आ चुके थे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि सामने के दरवाजे से जाकर कोई तमाशा बने। मैंने अपने हिसाब से एक परफेक्ट प्लान बना दिया था। मेरे बहन को कमरे से निकल के काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए अब मुझे परेशानी होने लगी थी। कुछ ही देर बाद बाहर शोर सुनाई दिया। लग रहा था कि बारात आ गई थी। 1 घंटे बाद मेरे कमरे में पंडित जी और मेरे घरवाले आ गए। थोड़ी देर बाद मेरी शादी हो गई और मेरी विदाई शुरू हो गई। मैंने घूंघट निकाला हुआ था। शादी के बाद से मुझे मेरी बहन कहीं नजर नहीं आ रही थी। जाने वो कहाँ थी और मुझे उसकी भी चिंता सताने लगी। वापस आई भी थी या नहीं, मुझे शादी के बाद सभी घर वालों का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। मेरे पिताजी तुरंत बाहर चले गए थे और माँ भी पता नहीं कहाँ थी। खैर, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और पति के घर आ गई। मैं अपने पति का इंतजार करते हुए अपने बहन के बारे में सोच रही थी कि कहीं युवराज ने उसे नुकसान ना पहुँचा दिया हो। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे से मेरे पति कमरे में दाखिल हो गए और मेरे सामने बैठ गए। मैं शर्म के मारे नजरें झुकाकर बैठी थी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी जान निकल गई। मैं चीखती हुई खड़ी हो गई। मेरे सामने जो मेरा दूल्हा था वो रंजीत नहीं था और ना ही युवराज था, वो तो कोई और ही लड़का था। मैं डरते हुए पीछे हटने लगी और चीखकर पूछने लगी कि तुम कौन हो। वो मुझे चीखते हुए देखकर डर गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ और तुम मेरी दुल्हन। तुम मधु हो ना? उसके बोलने से मुझे शक हुआ कि वो अब नॉर्मल है। मैं किसी भी तरह मान ही नहीं सकती थी कि मेरी शादी एक दिमागी तौर पर कमज़ोर आदमी से हुई है, पर उसे मेरा नाम कैसे मालूम था। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे दूल्हे कैसे हो सकते हो? रंजीत किधर है? वो चुप हो गया, फिर तालियां बजाते हुए कहने लगा कि दूल्हा भाग गया। हाँ, दूल्हा भाग गया। तुम गंदी दुल्हन थी, दूल्हा तो भाग गया। मैंने उसे धक्का देकर पीछे किया और कमरे से बाहर आ गई। ये वो घर नहीं थी जहाँ रंजीत रहता था, घर भी कोई और था। तो क्या वाकई मेरी शादी रंजीत के बदले किसी और से हो गई थी? मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सारे कमरों में जाके देखा, लेकिन इतने बड़े घर में वो अकेला ही था। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने चिल्लाकर पूछा कि कोई है? मेरे चिल्लाने से किचन से एक औरत बाहर निकल आई। वो उस घर की नौकरानी थी। मैंने पूछा कि मैं इस घर में कैसे आई हूँ, मेरे कमरे में कौन है वो? नौकरानी कहने लगी कि मेम साहब, आप छोटे साहब की बीवी हैं और थोड़ी देर पहले ही तो आपकी उनसे शादी हुई है। मैं खुद आपकी शादी में मौजूद थी। मुझे रोना आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मेरी शादी तो रंजीत से होने वाली थी,
तो इस दरमियान ये कौन और कहां से आ गया जिससे मेरी शादी कर दी गई है। मैं जितना सोचती उतना ही मैं उलझ सी जाती। अगर मेरी शादी रंजीत से नहीं हुई थी तो युवराज से हो जाती। ये कौन था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने घर से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने अगवा कर लिया हो। नौकरानी कहने लगी कि मेम साहब, छोटे साहब की बहन ने कहा था कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अचानक मेरा दिमाग चला और मैंने अपने घर फ़ोन किया। मेरी माँ ने फ़ोन उठाया और मुझे कहा कि तुम हमारे लिए मर गई हो, आज के बाद दोबारा फ़ोन मत करना। जितनी बेइज्जती हमारी तुमने करवानी थी करवा दी, अब क्या कसर रह गई है जो अब फ़ोन किया है। खबरदार जो आज के बाद हमसे दोबारा घुलने मिलने की कोशिश की। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। माँ की बातों से पता चल रहा था कि उन्हें मेरी असलियत का पता चल गया है, लेकिन मैं हैरान थी कि बाजी कैसे पलट गई। मैंने बड़ी होशियारी से सारा प्लान बनाया था। मैंने बारी बारी से रंजीत और युवराज को फ़ोन किया, लेकिन दोनों ने ही मेरे कॉल को काट दिया। दीदी को फ़ोन किया तो मुझ पे गुस्सा करने लगी। वो बोली कि तुमने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। सब लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। उन्होंने भी मुझे सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया और अपने सारे रिश्ते मुझसे तोड़ लिए। अब तो मेरी किस्मत भी मेरा साथ छोड़ने लगी। मैं सोचने लगी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि मेरी शादी एक पागल आदमी से हो गई थी। मैं कमरे में गई तो मधु मधु कह के खुश होकर तालियां बजाने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उस पागल ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने भागकर दूसरे कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। कुछ देर बाद मैंने अपने छोटी बहन को फ़ोन किया और बोली कि सुबह मुझसे मिलने के लिए आ जाना। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो सुबह आई तो मैंने बेचैनी से पूछा कि ये सब क्या हुआ है। वो मेरी हालात और मेरे दूल्हे को देखकर उदास हो गई। मुझे उसने सारी कहानी सुना कर दी और कहने लगी कि छोटी दीदी, जब कल तुमने मुझे चादर देकर घर के पिछवाड़े में जाने को कहा था, उसी वक्त बुआ ने मुझे देख लिया और हंगामा खड़ा कर दिया कि लड़की घर से भाग रही है। युवराज भी वहीं था। मैंने उसे भी बार बार कहा कि यहाँ से चले जाओ, मगर वो कहने लगा कि मुझे मधुस ने मैसेज किया था, मैं तो उसे लेकर ही जाऊँगा। इतने में बाकी सब घर वाले भी इकट्ठे हो गए। बुआ ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं घर से भाग रही थी। फिर जब हालात बिगड़ते देखा तो मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि हाँ, मैं घर से भाग रही थी। मगर युवराज ने शोर मचा दिया। वो कहने लगा कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, मैं तो मधु को लेने आया हूँ। रंजीत भी वहीं पर था। उन्होंने युवराज को मारना शुरू कर दिया। युवराज ने मोबाइल में कैद सारे सबूत सब घर वालों को दिखा दिए। तुम्हारे मैसेज और तुम दोनों की तस्वीरें देखकर सबको यकीन हो गया। युवराज को तो सबने मार के वहाँ से निकाल दिया, लेकिन रंजीत ने तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। अब वो बारात वापस लेकर चले गए। पिताजी से सहन नहीं कर पाए और उनकी तबीयत खराब हो गई। तब माँ की एक दोस्त ने अपने पागल भाई का रिश्ता पेश किया। सबकी इज्जत का सवाल था, इसलिए पिताजी ने उससे तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा कर दिया। वो कह रहे थे कि अब तुम हम सब के लिए मर गई हो, तुमने बहुत बुरा किया है, हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अभी तुम्हारे दौलत के लालच ने हमें बदनाम कर दिया है। ये सारी बातें सुना के मेरी बहन सिसक कर रोने लगी। मैं तो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं थी। इतना कुछ हो गया था और मुझे पता भी नहीं था। मुझे मेरी गलती का एहसास होने लगा था। वाकई मैंने अपने लालच और बेवकूफ़ी की वजह से कितने दिल तोड़ दिए। किस्मत ने मुझे फिर न युवराज के काबिल छोड़ा और न ही रंजीत के। ये मेरे लालच और धोखे की सजा थी कि मेरी शादी एक अब नॉर्मल आदमी से करवा दी थी। वो उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। लेकिन इस सारे समय मुझे एक बात खटक रही थी, वो एक ही मेरा पति पागल था, लेकिन उसे मेरा नाम कैसे मालूम था। अगले सुबह मेरे पति की बहन आई और मुझे देखकर कहने लगी कि पहचाना, ये जो तुम्हारा पति है ये कौन है। भला मैं अपने पति की तरफ गौर से देखने लगी तो लगा जैसे मैं पहले कहीं इसको देखा हो, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था। मेरी ननद कहने लगी कि ये मेरा भाई सोनू है, जो आज से 4 साल पहले तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घुमा करता था। तुमने इसे भी अपने इश्क के जाल में फंसा रखा था।
फिर जब तुमने इसे धोखा दिया तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसका ये हाल हो गया। और तुम्हें आज भी याद नहीं है कि ये कौन है? मुझे याद है कि ये तब की बात है जब मैं मैट्रिक में पढ़ा करती थी। मेरी ननद ने नफरत से कहा, शुक्र करो कि मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दी, वरना पूरे मोहल्ले के लड़कों ने गवाही दी थी कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो। तुम्हारे पिताजी की जान निकलने वाली थी तो मैंने तरस खाकर अपने भाई की शादी तुमसे करवा दी और उनकी इज्जत भी बचा ली। अब तुम मेरे भाई के साथ ही रहोगी। अगर तुम इसे छोड़कर गई तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। इसे इस हाल में तुमने ही पहुंचाया है तो अब इसे ठीक भी तुम ही करोगी। मैं रोने लगी कि मेरे नसीब में यूं जलील होना ही लिखा था। मुझे दुख भी हुआ कि मेरी वजह से एक जवान लड़का पागल हो गया था। मैं सोनू को अपनी किस्मत समझ के कबूल कर लिया और दोबारा ऐसी गलती ना करने की कसम खा ली। अब मुझे अच्छी लड़की बन के रहना है। मुझे अच्छा घर और दौलत तो मिल गई थी, लेकिन तिरस्कार के साथ मिली थी, इज्जत गंवा कर मिली थी। मुझे अब सोच के तकलीफ होती थी कि मैं कितनी गलत थी। मेरी छोटी बहन की शादी कुछ सालों बाद रंजीत से हो गई और वो बहुत खुश थी। उसे बिना मांगे सब कुछ मिल गया था और मैं साजिश करके भी हार गई थी। मैं अब रोज मायके जाती हूँ कि माँ पिताजी अब मुझे माफ़ कर देंगे। उन्होंने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे माँ बाप हैं कब तक नाराज रहेंगे। जब वो देखेंगे कि मैं बदल गई हूँ तो मुझे माफ़ जरूर कर देंगे। इसलिए मैं अपने मायके हमेशा जाया करती थी। अब धीरे धीरे मेरे पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होने लगी और कुछ दिनों के बाद उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं अब पहले जैसी नहीं थी, बिल्कुल बदल चुकी थी। शायद इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे माफ़ कर दिया। इधर मेरे पति सोनू की मानसिक स्थिति में भी सुधार हो रहा था, इसलिए मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाए। आज मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। अगर मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो शायद भगवान भी मुझे माफ़ कर देंगे। दोस्तों, मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। जिसके चरित्र पर एक बार दाग लग जाए तो कुछ भी कर ले और वो दाग नहीं मिटती है। इसलिए खुद की इज्जत को बचा कर रखना चाहिए। और दूसरी बात कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच एक बुरी बला है और इसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल